Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. Welcome once again in your online biology class. So this is our second session. In last session, we have already started with this chapter, that is reproduction in lower and higher flowering plant. We have discussed in last chapter about the type of reproduction, that is the sexual and asexual. Asexual part already we have completed in last part. Let's revise the content quickly. We have seen the types of asexual reproduction, that is what are the features of asexual reproduction we have seen. Then we have seen what are the modes of reproduction through which the reproduction is going on in a sexual organism. Hope you have already रीड आउट दोज कंटेंट, बिकॉज ऑलरेडी आपके PDF भेजे जा चुके हैं आपके ग्रुप पे. तो अगर नहीं पढ़ा है अब तक तो प्लीज़ पढ़ लो. और जो नए हैं उनके लिए एक क्विक रिवीजन है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है लास्ट लेक्चर में बात की थी अबाउट द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. जैसे कि एक क्विक रिवीजन है ये आप लोगों के लिए. यूनिसेलुलर में 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज़ द फीजन, जिसके भी 2 टाइप है, बाइनरी एंड मल्टीपल, एंड देन बडिंग. उसके अलावा जो है वो मल्टी सेलुलर के भी हम लोग टाइप्स देख चुके हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव, और उसमें जो है वो नेचुरल एंड वेजिटेटिव. तो इस चैप्टर में या इस क्लास में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमिक्सिस भी कहा जाता है, बिकॉज हियर द गैमीट्स गेट फ्यूज्ड टुगेदर. दैट इज़ द रीज़न इसको जो है वो एम्फीमिक्सिस कहा जाता है. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं एक और मतलब आपको बताती चलूँ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस कहा जाता है, बिकॉज उसमें गैमीट्स फ्यूज नहीं होते. तो लेट्स क्विकली टेक द फीचर्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट इज इट इज़ बाईपेरेंटल. इट मीन्स 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस. इट मीन्स 2 यहाँ पे गैमीट्स की हमको ज़रूरत होगी. दैट इज़ अवर सेकेंड पॉइंट. गैमीट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट. इस तरीके से यहाँ पे जो है वो गैमीट फॉर्मेशन होगा. एंड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ओनली प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा. एंड दैट फ्यूजन इटसेल्फ इज़ द फर्टिलाइजेशन. दैट इज़ फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियोजेनेसिस. अब एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, किस तरीके से एम्ब्रियो बनता है, वो हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं. एंड देन आफ्टर द एम्ब्रियोजेनेसिस, ये एम्ब्रियो बनने के प्रोसीजर में ही जो है वो सेल डिवीजन भी होता है, जिसको जो कि मियोसिस एंड माइटोसिस के ऊपर बेस्ड करता है. और यहाँ पे इसको जो है वो सिनगैमी हम लोग कहेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो है वो जो भी इंडिविजुअल्स मिलते हैं या डॉटर सेल जिसको हम लोग बोलेंगे, दे विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट. जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि जो भी गैमीट्स निकलते थे वो गैमीट्स एग्जैक्टली दे विल बी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता. यहाँ पे जो है वो गैमीट्स जो होते हैं टोटली डिफरेंट होते हैं पेरेंट्स के. आप लोग अपने खुद की एग्जाम्पल देख सकते हो कि आपके और आपके पेरेंट में आइदर मदर और फादर आप लोग एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपी नहीं होते, दो सम सिमिलैरिटीज़ आर देयर. आपको देख के कोई कहता होगा कि आप जो है वो अपने अब्बा की तरह हो या आप जो है अपनी अम्मी की तरह हो, बट एग्जैक्टली आप जो है वो कार्बन कॉपी नहीं होते. तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे जो है वो गैमेट्स फ्यूज़ होने के बाद यहाँ पे सिनगैमी के थ्रू इंडिविजुअल्स बनते हैं. और जो इंडिविजुअल्स होते हैं या डॉटर इंडिविजुअल्स जो होते हैं, दे विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. दैट इटसेल्फ इज़ द प्रोसेस, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फेजेस की. नाउ जैसा कि आपको पता है कि जो लाइफ साइकिल होता है, वट एवर मे बी द इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ साइकिल होता है वो डिफरेंट फेजेस पे बेस्ड करता है. जैसे कि हमारे अंदर भी पहले जो है वो एज सुन एज द बेबी गेट बर्थ, तो वहाँ पे वो पहले उसका बचपन होगा, फिर उसका दैट इज़ द एडल्ट स्टेज, एंड देन उसके बाद जो है उसकी ओल्ड एज आ जाती है. तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे को जो है वो 3 फेजेस यहाँ पे देखनी है. दैट इज़ द जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट. जुवेनाइल फेज मीन्स दैट इज़ इन प्लांट. अगर मैं बात करूँ तो जुवेनाइल फेज यहाँ पे होगी वेजिटेटिव फेज, जिसमें कि प्लांट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स वेजिटेटिव तरीके से जो है वो प्रोपैगेट करता है. लास्ट लेसन में मैं आपको बता चुकी हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है और किस तरीके से आर्टिफिशियली हम लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं. सो दैट इज़ द वेजिटेटिव स्टेज. देन जैसे ही वेजिटेटिव स्टेज कंप्लीट होती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होती है.
और इस रिप्रोडक्टिव स्टेज में इंडिविजुअल जो है केपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। एंड देन उसके बाद जब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो है वो मैच्योरिटी हम लोग जिसको बोलेंगे वो स्टेज जो है वो सीनेसन कहलाता है, यानी उसके बाद यहाँ पे जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता, और वी कैन से द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो फ्लावर होता है वो सबसे स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट के लिए, दैट विल बी हैविंग वेरी अट्रैक्टिव प्लेस इन द प्लांट। हम कभी भी प्लांट को देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र जो है वो फ्लावर पे जाती है। सो दैट इज़ द रीज़न फ्लावर इज़ द स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इन विच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। तो एक्चुअली जो प्रोसेस होगा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का वो कम्प्लीटली फ्लावर में ही होगा। द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस हेप्लॉइड गैमेट्स, व्हाटएवर मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए वो फ्लावर के अंदर ही जो है वो मौजूद होते हैं, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द हेप्लॉइड गैमेट्स सो दैट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस। नाउ अब जो टिपिकल फ्लावर होता है, जैसे कि लास्ट ईयर आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर पढ़ चुके हो कि उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। एक और मतलब आपको बताते चलूँ कि कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम, ये सारे जो है वो एक टिपिकल फ्लावर के सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कि कैसे जो है वो एक फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। इट इज़ नॉट न्यू फॉर यू पीपल, ऑलरेडी आप लोग जो है वो 11th स्टैंडर्ड में कम्प्लीटली मॉर्फोलॉजी में फ्लावर के ताल्लुक से पढ़ चुके हो, तो कौन कौन से पार्ट्स फ्लावर में मौजूद होते हैं या पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे बेसिकली जो मेन पार्ट हमारा फोकस जिन दो पार्ट्स पे है, दैट इज़ द एंथर एंड द नेक्स्ट वन इज़ द स्टिग्मा। तो ये जो एंथर और जो स्टिग्मा है ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर, जो कि गैमीट्स कहलाते हैं। मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट हमको बिल्कुल जो है वो इसी दो पार्ट से हमको मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, और जो है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा दैट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। दैट इज़ द एंथर मतलब इंडिविजुअल मेंबर हो जाएगा यहाँ पे उसका स्टेमिन। ओके, और देन कार्पिल का इंडिविजुअल मेंबर हम लोग उसको जो है वो गाइनोशियम बोलेंगे। सो एंड्रोशियम इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव और द मेल गैमीट, एंड द गाइनोशियम इज़ द फीमेल गैमीट। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है एंथर का, उसमें 3 पार्ट आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहे हैं इसमें, कि एंथर, फिलामेंट एंड उसको जो कनेक्ट करता है दैट इज़ द कनेक्टिव। तो एंथर के अंदर जो है वो एंथर का स्ट्रक्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और डिटेल में हम लोगों को स्टडी करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट एज़ पर दी मार्क्स भी आपको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझाऊंगी इंशाल्लाह, आपको समझ में आ जाएगा, बट और एक मतलब आपको जो है वो उसको रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है वो गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, ये दो आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो फ्लावर में हमको यूटिलाइज होते हैं। Before I start with the actual structure of flower or the process of fertilization, तो ज़रा क्विकली देखते चलते हैं कि एक्चुअली जो कौन से स्टेप्स हैं जो सेक्सुअली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो मिडल में आएगा। उससे पहले जो भी तैयारी होगी फर्टिलाइजेशन के लिए, दैट विल बी द प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस, एंड देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, एंड देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो काम होंगे वो कहलाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एंड उसके बाद जब ये गैमेट्स बन जाएंगे तो उसका फ्यूजन होगा, दैट इज़ एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड देन उसके बाद जब गैमेट फॉर्मेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, उसके बाद जो एक्टिविटी होगी फ्लावर के अंदर वो कहलाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड। जैसे कि जो है वो सीड फॉर्मेशन हो जाता है या फ्रूट फॉर्मेशन होता है, उसके जो पेटल्स हैं वो झड़ जाते हैं, और उसके बाद जो है वो स्लोली फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज़ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो कम्प्लीटली ये 3 स्टेजेस में जो है वो सेक्सुअली प्रोडक्शन का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे फ्लावर की, तो फ्लावर को हम लोग जो है वो कोई सिमेट्री हम लोग नहीं दे सकते, बिकॉज आप देख सकते हो कि किस तरीके से उसके कुछ पार्ट्स कम्प्लीटली टूवर्ड्स राइट और कम्प्लीटली टूवर्ड्स लेफ्ट होते हैं। या आप लोगों ने लास्ट टाइम भी मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है कि जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं या जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम की पोजीशन होती है वो इस तरीके से नहीं होती कि हम लोग उसको प्रॉपर एक सिमेट्री में डिवाइड कर सकें। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर का जो है बेसिकली 3 हिस्सों में एंथर डिवाइडेड होता है, दैट इज़ द एंथर लोब एंड द फिलामेंट एंड द कनेक्टिव। तो यहाँ पे अगर हम लोग टीएस लेके देखेंगे तो वहाँ पे हमको दरमियान में एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नज़र आएगा, दैट इज़ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ पोलन ग्रेन। और यहाँ पे जो है वो पोलन ग्रेन इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं जिसको पोलन सैक कहा जाता है। और इस पोलन सैक को
और एंथर को एंथर को और जो फिलामेंट है उसको जोड़ने के लिए दरमियान में एक पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव. ओके, सो नाउ लेट्स सी द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर. हियर वी कैन सी द एंथर इज 4-lobed structure, and anther is generally diathecious structure. It means it is having 2 lobes and it is also called as tetrasporogenate. मतलब कि 4 उसके अंदर जो है वो स्पोर फॉर्मेशन वाले चैम्बर्स होते हैं. That is the reason it is called as tetrasporogenate. Now each monoecious anther contains 2 pollen sac. यानी कि एक साइड में उसके जो है वो 2 सैक हो जाएंगे और दूसरे साइड में जो है वो 2 पोलन सैक हो जाएंगे. तो इस तरीके से टोटली वहाँ पे 4 सैक मौजूद होते हैं. दैट इज़ द रीज़न उसको टेट्रास्पोरोजिनेट कहा जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टीएस ऑफ एंथर. अगर हम लोग टीएस देखेंगे तो उसके मेनली 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. दैट इज़ एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम. जो एपिडर्मिस है वो उसकी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है. दैट इज़ मेड अप ऑफ टेबुलर सेल्स. ना अगर हम लोग एंडोथीशियम को देखेंगे सो इट इज़ अ सब एपिडर्मल लेयर मेड अप ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल विथ फाइब्रस थिकनिंग. यानी कि यहाँ पे उसको जो वो इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी जो मिलती है वो एंडोथीशियम की वजह से मिलती है. नाउ इनर टू एंडोथीशियम देयर इज़ अ मिडल लेयर दैट इज़ मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल एंड दैट इज़ एक्चुअली द पार्ट जो कि बाद में डिफ्यूज़ हो जाता है. यानी कि जब एंथर प्रोड्यूस होने लगते हैं उसमें पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होने लगता है तो 4 चैम्बर से आप देख सकते हो कि कैसे 2 चैम्बर यहाँ पे जो है वो मर्ज हो रहे हैं. तो इस टाइम पे जो है ये मिडल लेयर क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है या डिसइंटीग्रेट हो जाती है. देन उसका एक्चुअली जो लास्ट पार्ट है या इनर मोस्ट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज टैपिटम. और ये टैपिटम जो है वो उसका न्यूट्रिटिव लेयर हम लोग बोल सकते हैं कि वॉट एवर न्यूट्रिशन ये पूरे प्रोसीजर के लिए लगता है वो ये टैपिटम वहाँ पे उसको प्रोवाइड करता है. अब जैसे ही पोलन ग्रेन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं यानी कि मियोटिकली उनका डिवीजन हो जाता है और उसके बाद 4 सेल स्ट्रक्चर से 2 सेल वाला स्ट्रक्चर यानी कि दोनों तरफ जो है वो सेल मर्ज हो जाते हैं. और उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है. यानी जैसे जैसे पोलन ग्रेन्स उसके अंदर जमा होते जाते हैं वैसे वैसे उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से उसकी जो आउटर लेयर होती है वो रप्चर हो जाती है. एंड जैसे ये रप्चर होती है पोलन ग्रेन्स इट इज़ रेडी फॉर द पोलिनेशन यानी कि टू डिलीवर इन एयर. Now let's see the structure and formation of pollen grain. As soon as the pollen mother cell, that is a diploid cell, developed, it will divide by the meiosis division. In 2 steps, the meiosis division will take place. That is 2 cell and the 4 cell division will take place. And at this point, the tetrad of 4 haploid pollen cells we will get. And when they will get separate, so there will be a formation of 4 separate pollen grains. Now if you will talk about the structure of microspore, that is the mature pollen grain, so it is a non-motile haploid unicellular body with single nucleus. It is surrounded by a 2-layered wall called sporoderm. The outer layer exine is thick and made up of complex non-biodegradable substance called sporopollenin. It may be smooth or with a sculptured pattern that is a characteristic of few species. सब में ये sculptured या irregular pattern नहीं होता. कुछ species की जो है ये sculptured pattern characteristics होती है. It is resistance to chemicals. It means it is non biodegradable. It is resistance to chemical. मतलब कि अगर accidentally अगर if it is mixed with the garbage तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है. And again through the agent of pollination वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाता है. pollination क्या है और what are the agents हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. At some places exine is very thin, showing the areas known as germ pores. Here you can see the presence of pit. So these are the areas mean for the growth of emerging pollen tube during germination of pollen grain. यानी कि जैसे ही इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है पोलन ट्यूब जब फॉर्म होने लगती है तो यहाँ पे इस पॉइंट से पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. देन द इनर वॉल लेयर दैट इज़ इंटाइन दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड पिक्टिन. तो इस तरीके से जो है वो 2 यहाँ पे लेयर मिलेंगी हमको पोलन ग्रेन में. फर्स्ट वन आउटर वन इज़ द एक्साइन एंड द इनर वन इज़ इंटाइन.
you will understand more clearly about this process when you will see the video. I'm also going to show you a video, animated video about this complete process. तो वहाँ पे आपका जो है ये कंसेप्ट और भी अच्छे से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है. तो लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. जैसे कि आप लोग देख सकते हो और अब तक आपको पता होगा, यानी कि अब तक आपने देखा है कि एक्साइन, इंटाइन, ये दो इंपॉर्टेंट लेयर हैं पोलन ग्रेन के. तो अब यहाँ पे जो है वो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है और उसके बाद वहाँ उसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है. फर्स्ट टाइम जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उसके दो उसके पार्ट हो जाएंगे, दैट इज़ द वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड द जनरेटिव न्यूक्लियस. तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो अब तक फ़िलहाल जो है वो एक्टिव कंडीशन में है. जनरेटिव न्यूक्लियस अब तक जो है वो इनएक्टिव कंडीशन में होगा. और यू कैन से दैट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस द जनरेटिव न्यूक्लियस विल फ्लोट. तो उसके बाद जो है धीरे धीरे ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा एंड जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो आगे बढ़ता जाएगा और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन वहाँ से स्टार्ट होगा. एंड जनरेटिव न्यूक्लियस यहाँ पे जो है वो बिल्कुल उसी फॉर्मेशन में पोलन ट्यूब के साथ फ्लोट होता जाएगा. इसी सिचुएशन पे या इसी पोजीशन पे जो है वो बहुत सारी स्पीशीज़ में एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन हो जाता है. मतलब कि जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर जो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है वो पोलन ट्यूब के अंदर होता है. बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको जो है वो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन ट्यूब के अंदर मिलेगा, बट बहुत जगह ऐसा होता है बहुत सारे एंजियोस्पर्म की स्पीशीज़ में कि जब सेकेंड फर्टिलाइजेशन का टाइम, डबल फर्टिलाइजेशन का जब टाइम आता है तो उस टाइम पे वहाँ पे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है और जनरेटिव सेल से दो मोटाइल स्पर्म सेल्स वहाँ पे जो है वो हमको मिलेंगे. दैट इज़ द टू मोटाइल मेल गैमेट्स वहाँ पे डेवलप होते हैं. नाउ लेट्स सी अ स्मॉल वीडियो ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोलन डेवलपमेंट और कैसे जो है वो पोलन ग्रेन बनता है. दिस इज़ अ प्लांट एंड दे आर द एंथर, दैट इज़ द मेल गैमेटोफाइट ऑफ द प्लांट. जो प्लांट के अंदर आपको पार्ट्स होते हैं जैसे कि सेपल्स, पेटल्स और इसके अलावा जो है वो वट एवर मे बी द कम्प्लीट फ्लावर. तो इस तरीके से जो ये कम्प्लीट फ्लावर है उसकी जो स्टेमिन पार्ट है उसका, यानी कि यहाँ पे स्टेमिन के अंदर बहुत सारे एंथर होते हैं जो कि कनेक्टिव से या फिलामेंट से जुड़े हुए होते हैं. तो अब ये जो एंथर है, आप जैसे जैसे देखोगे इस बहुत नाइसली आप इस वीडियो को ऑब्ज़र्व करो कि किस तरीके से जो एंथर है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरीके से माइक्रोस्पोरांजिया या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है. इट इज़ टेपिडम, दैट इज़ द आउटर वॉल. नाउ जैसे ही यहाँ पे जो है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, पोलन ग्रेन्स डेवलपमेंट का बेसिक प्रोसीजर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है. इट इज़ द स्पोरोसाइट. हियर इट इज़ अ इमेच्योर पोलन ग्रेन. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कैसे अभी सेल डिवीजन या एक्सटर्नल वॉल है उसकी और इंटरनली यहाँ पे जो है वो अभी सेल डिवीजन बस स्टार्ट हो रहा है माइटोटिकली, 2 सेल डिवीजन एंड देन द सेकेंड 4 सेल स्टेज, जैसे कि हमने अभी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया है. तो ये 4 सेल स्टेज से एक कंप्लीट जो है यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड उसकी जो एक्सटर्नल वॉल है, दिस इज़ द स्पोरोपोलिनिन, जैसे कि मैंने आपको बताया उसकी नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वॉल है इट इज़ द स्पोरोपोलिनिन. तो 4 जो पोलन ग्रेन्स निकले वो अब जो है वो स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसीजर के लिए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं. हियर इट इज़ द एक्सटर्नल कवरिंग, यू कैन से द एक्साइन, यहाँ पे उसको सल्कस भी बोलते हैं. ये एक्सटर्नल स्कल्पचर्ड वॉल जो होती है, यू कैन सी द टेक्सचर, ये कैसा इसका टेक्सचर है. तो बहुत सारी स्पीशीज़ में ये ऐसा हमको एंजियोस्पर्म में बेसिकली ऐसा जो है वो स्ट्रक्चर, स्कल्पचर्ड स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है. नाउ वी कैन सी द एक्चुअल इंटरनल स्ट्रक्चर. तो ये जो है उसका जनरेटिव सेल है, जो जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाता है एंड एक सेल जो है उसका ट्यूब सेल में कन्वर्ट हो जाता है एंड जनरेटिव सेल ऐसे का ऐसा रहेगा और इसका जो है वो सेकेंड डिवीजन बाद में होगा. तो इस तरीके से जो है ये पोलन ग्रेन डेवलप हो गए. दिस इज़ द एक्साइन एंड यू कैन सी द इंटरनल स्मूथ वॉल. दिस इज द इंटरनल स्मूथ वॉल दैट इज़ कॉल्ड एज एक्साइन.
तो ये एक्चुअली बेसिकली पेक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है। तो अब यहाँ पे जो है ये मैच्योर स्पर्म इट इज़ रेडी फॉर, यू कैन सी कि कैसे स्पोर्स जो है वो बन के उसके ऊपर अरेंज होते जाते हैं। तो इस तरीके से जब ये एक्सटर्नली हम लोग देखेंगे तो ये वो स्टेज होती है जहाँ पे एंथर का जो आउटर कवरिंग होता है, ये आउटर कवरिंग अब धीरे धीरे जो है वो दैट इज़ द एंडोथीशियम। नाउ दिस एंडोथीशियम उसको जो है वो धीरे धीरे अभी खुलना शुरू होता है। वाई? बिकॉज नाउ इट इज़ रेडी फॉर पोलिनेशन प्रोसेस। तो जैसे ही ये ओपन हो जाता है सारे पोलन ग्रेन्स इट इज़ रेडी इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। सो एयर, वाटर और एनिमल्स हुएवर द एजेंट्स, तो ये पॉलिनेशन के लिए अब बिल्कुल रेडी है। तो अब यहाँ पे जो है वो पॉलिनेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो सकता है बिकॉज स्पोर्स आर रेडी फॉर पॉलिनेशन प्रोसेस। होप you have understood the formation of pollen grain with the help of this video. Now let's talk about the female reproductive organ that is called as carpel. ये एक्चुअली गाइनोशियम भी इसको बोला जाता है। गाइनोशियम का इंडिविजुअल और एक्टिव मेंबर जो होता है वो कार्पल कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कार्पल इज़ बेस्ड ऑन 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट। बेसिकली तो 3 हिस्सों से मिलकर ये कार्पल बना हुआ होता है। आप लोगों ने आपके 11th स्टैंडर्ड के मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी इसके बारे में पढ़ा है। सो लेट्स रिवाइज क्विकली। कार्पल जो है वो 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है, दैट इज स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ना ओवरी के अंदर ओव्यूल्स अरेंज होते हैं और यही वो ओव्यूल है जो हमारा जो है वो एनाट्रोपस ओव्यूल जो हमको यहाँ पे आगे पढ़ना है। तो इसी इंडिविजुअल ओव्यूल को हमने पढ़ना है और इसी ओव्यूल के अंदर जो है वो एकदम इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो हमारा फर्टिलाइजेशन का है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो कंप्लीट होता है। सो ये जो है वो ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग अभी देखेंगे। तो जो ओव्यूल होता है बेसिकली जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनका ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल कहलाता है। बिकॉज यू कैन सी ये जो ऐसा है मीन उल्टा आप लोग बोल सकते हो कि जो माइक्रोपाइलर रीजन है एक्चुअली ये टॉप का रीजन है, बट एनाट्रोपस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपसाइड डाउन आप लोग बोल सकते हो। तो बेसिकली जो उसकी वॉल है जो प्लांट से अटैच होती है या जो उसकी ओवरी वॉल से जो ओव्यूल अटैच होता है दैट इज़ द फ्यूनिकल। और ये फ्यूनिकल को एक्चुअल ओव्यूल से जो पार्ट जोड़ता है वो पार्ट होता है हाइलम। और उसके ऊपर आप लोग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट। सो 2 से 3 ये इंटेग्यूमेंट्स होती हैं एंड आफ्टरवर्ड्स ये इंटेग्यूमेंट्स जो है वो एक शेल के तौर पर या सीड कोट के तौर पर ये इंटेग्यूमेंट डेवलप हो जाती है। नाउ सेंट्रली यहाँ पे जो ओपनिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड इसके बाद जो अपर रीजन एक्चुअली ये होता है प्लांट का एंड द लो आई मीन ओव्यूल का एंड द लोअर रीजन होता है दैट इज़ द चलाजल एंड। बट आप लोग यहाँ पे देखोगे कि माइक्रोपाइलर रीजन नीचे है एंड चलाजल एंड जो है वो ऊपर है। दैट इज़ द रीज़न इस ओव्यूल को एनाट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। नाउ जो न्यूसिलस है दैट इज़ द मेन न्यूट्रिटिव पार्ट ऑफ दिस ओव्यूल जिसके थ्रू यहाँ पे जो है वो न्यूट्रिशन मिलता रहता है। एंड यहाँ पे जो बेसिकली जो न्यूक्लियस है उसका फॉर्मेशन जो है वो होता है आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन किस तरीके से होता है और पोलार न्यूक्लियाई और उसके बाद जो है वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि एंटीपोडल सेल और उसके अलावा जो है वो ऊपर उसके जो है वो एंटीपोडल सेल की पोजीशन है एंड सिनर्जिड्स जो होते हैं वो नीचे होते हैं। तो किस तरीके से ये एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड सेल्स का फॉर्मेशन होता है एंड सेंट्रली जो एक्चुअली जो उसका न्यूक्लियस है जिसको हम लोग जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे वो किस तरीके से फॉर्म होता है ये आपको जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगा जब हम लोग उसके अंदर सेल डिवीजन देखेंगे। नाउ लेट्स सी हाउ द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट विल टेक place. So the megaspore mother cell first they will undergo meiosis division to form linear tetrad of haploid cell। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि 4 सेल जो है स्टार्टिंग में रहते हैं that is called as megaspore। upper 3 megaspore abort and the lowest one towards center of न्यूसिलस रिमेन्स फंक्शनल, यानी कि ऊपर के जो है वो 3 एबॉर्ट हो जाते हैं डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। सो इट एक्ट एज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट जहाँ से जो है वो डिवीजन स्टार्ट होना है। नाउ जनरली 1 मेगास्पोर टुवर्ड्स सेंटर इज फंक्शनल मेगास्पोर, इट इज़ इनफैक्ट द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अब इसके बाद जो है वो 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे होंगे। तो इस तरीके से टोटल 8 न्यूक्लियाई डेवलप होंगे
एंड आउट ऑफ दैट 4 ऑफ विच आर लोकेटेड एट ईच पोल, यानी कि ऊपर की तरफ आपको 4 न्यूक्लियाई दिखेंगे और नीचे की तरफ जो है वो आपको 4 न्यूक्लियाई दिखेंगे। नाउ अब क्या होगा, 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल migrates towards the center and are called polar nuclei. 3 nuclei towards micropylar end consist egg apparatus. It consists of large central haploid egg cell and 2 supporting haploid synergate cells. अब जो synergate cells हैं will show hair like projections, जिसको बोलते हैं filiform apparatus that will guide the pollen tube towards the egg, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो उस टाइम पे जो है ये सेल्स उसको गाइड करेंगे। नाउ द एंटीपोडल सेल्स जो हैं दे विल ग्रुप, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 सेल प्रेजेंट एट द चलाजल एंड. The 2 haploid polar nuclei of the large central cell fuse to form diploid secondary nucleus, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेफिनेटिव न्यूक्लियस, क्योंकि ये जो है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है और उसके अलावा माइक्रोपाइलर एंड पे और चलाजल एंड पे जो भी हमको जो है वो न्यूक्लियाई मिले हैं वो सारे हेप्लॉयड हैं. नाउ जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जो है ये डेफिनेट न्यूक्लियस बन के रेडी हो जाता है एंड दिस 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एन एम्ब्रियो सैक. तो यही वो मेथड है जिसके ज़रिए से जो है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से. दैट इज़ द रीज़न इसको जो है वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहा जाता है. नाउ इन एंजियोस्पर्म द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इज़ एंडोस्पोरस, मतलब कि विद इन द मेगास्पोर. सो जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो बिल्कुल कलरलेस होता है एंड इट इज़ ऑल्सो एंडोस्पर्मिक, यानी कि अंदर उसके जो है वो एंडोस्पर्म के अंदर यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो, एंड इट इज़ कंसील्ड इनसाइड द ओव्यूल. आपको पता है कि एंजियोस्पर्म की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ओव्यूल्स आर इंक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी. तो ये कंप्लीट प्रोसीजर के लिए भी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी जिसके थ्रू आपको जो है ये एकदम क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो है कि ओव्यूल का या मेगास्पोर गेमेटोफाइट जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो किस तरीके से बनता है, आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ हैव अ लुक ऑन द वीडियो. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो आई गॉट, सो आई थॉट कि मुझे आपसे ये शेयर करना चाहिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. सो दिस इज़ अ इंटरनल पार्ट ऑफ द ओवरी. तो ये एक सिंगल ओव्यूल को इलाबरेट करके बताया है कि किस तरीके से मियोसिस डिवीजन होता है. एक सेल से जो है वो 2 सेल बनेंगे, इंडिविजुअल सेल डिवाइड हो जाएगा एंड अगेन उसका डिवीजन हो जाएगा, 4 सेल बनेंगे. फिर उसके बाद जो है वो अगेन फिर से यहाँ पे जो है वो सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गए, 4 में से 3 डिसइंटीग्रेट हो गए, एक सेल जो है वो सिर्फ बचा है एंड उसके बाद यहाँ पे उसने कम्प्लीटली अपने आप को कवर अप कर लिया एक सराउंडिंग में एंड वो सिंगल सेल अब जो है वो डिवाइड होगा एंड अगेन उसके अंदर सेकेंड डिवीजन होगा, 2 सेल से 4 सेल स्ट्रक्चर बनेगा. देन अगेन इंडिविजुअली यहाँ पे जो है वो सेल फिर से डिवाइड होंगे. तो 4 सेल्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो कि 8 सेल वाला जो है वो स्ट्रक्चर बना है. तो 3-3 करके ये लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. 3 जो है वो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ चले जाएंगे, 3 जो है वो चलाजल एंड की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पे जो है वो उसका कंप्लीट सिनर्जिट्स और एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये जो सारे आपको कॉर्नर पे नज़र आ रहे हैं ऊपर और नीचे, तो ये जो है वो हेप्लॉइड सेल्स हैं. यहाँ पे आपको जो ये रेड कलर का ये जो सेल बनता हुआ नज़र आ रहा है दैट इज़ द एक्चुअली एग सेल. तो यहीं पे जो है वो फर्स्ट जो है वो फर्टिलाइजेशन होना है. तो यहाँ पे जो सेंटर में जो सेल है दैट इज़ द डिप्लॉइड सेल. तो यहाँ पे आके जो सेकेंड गैमेट फ्यूज होगा तो उससे यहाँ पे 3N वाला न्यूक्लियस हमको यहाँ पे बनना है. तो इस तरीके से जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर डेवलप होता है एंड इट इज़ रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन. So hope you might have understood the procedure of male and female gametophyte स्ट्रक्चर एंड उसका डेवलपमेंट, किस तरीके से जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं एंड किस तरीके से प्लांट अपने आप को तैयार करता है फर्टिलाइजेशन के लिए. इसके बाद का जो है नेक्स्ट प्रोसीजर है दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग जो है वो इंशाल्लाह अगले सेशन में डिस्कस करेंगे एंड वहाँ पे हमको जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन देखना है. देन उससे पहले हमको जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए कौन से एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि पोलन को ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसीजर होता है जिसको पोलिनेशन बोलते हैं. तो पोलिनेशन क्या होता है और कौन से एजेंट्स उसके लिए जो है वो
मदद करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आपका ये होमवर्क है कि आप लोग जो है वो आपके पास जो PDF हैं उसमें से जितना भी पार्ट मैंने इस यहाँ पे कंप्लीट किया है उसको आप रीड करोगे अच्छे से, एंड उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।